हेलो डियर सीटेट एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपका 18 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। तो आइए हम देखते हैं इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आने वाले शिफ्ट के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आकलन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है का प्रयोग करना। सही उत्तर आपका हो जाएगा पोर्टफोलियो। जब आप प्राथमिक स्तर पर बच्चे के आकलन के लिए जो प्रयोग करते हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका जो होता है वो आपका पोर्टफोलियो तरीका होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। तो आइए देखते हैं सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। सही उत्तर है प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। तो आइए सही उत्तर देखते हैं क्या होगा हमारा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि आप दिल्ली से किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। तो सही उत्तर होगा आपका वातावरणीय प्रभाव। देखिए वातावरणीय प्रभाव इस तरीके से होगा क्योंकि इनके रंग रूप में है। तो अगर वो कहीं और रह रहे हैं, जैसे वो हिमाचल रह रहे हैं, कोई हिमाचल रह रहा है और कोई अन्य जगह रह रहा है। देखिए यहाँ पर जो अफजल है वो हिमाचल रह रहे हैं और जो सुदीप है वो केरल रह रहे हैं। तो वहाँ का जो वातावरण होगा दोनों का चेंज होगा। तो इसलिए उनके जो भी रंग रूप पर प्रभाव पड़ेगा उनके वातावरण का पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो सही उत्तर होगा आपका किशोरावस्था के दौरान होता है। क्वेश्चन है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो सही उत्तर होगा परिवार एवं पड़ोस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है। तो सही उत्तर होगा आपका सात्मीकरण। तो देखिए यहाँ पे जो पियाजे का ऐसा क्वेश्चन आता है आत्मकरण, सात्मीकरण, इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है। अब 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, उन्हें आप जरूर पढ़ के जाइएगा अपने शिफ्ट में, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। तो सही उत्तर होगा आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। तो सही उत्तर होगा आपका किशोरावस्था में। तो देखिए जो आपका कल का पेपर था उसमें जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलर, इन सभी से प्रश्न आए हुए थे। तो आइए आज के पेपर में भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन कि वाइगोस्की बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक के महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो सही उत्तर होगा सामाजिक। जहाँ भी देखिए मैं हमको बार बार आपको बताते हैं, जहाँ पर भी वाइगोस्की आएंगे वहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो आइए सही उत्तर देखते हैं क्या होगा हमारा। सही उत्तर होगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा। तो सही उत्तर होगा अंतर्निहित संभावित दंड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। तो सही उत्तर होगा आपका बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। तो सबसे ज़्यादा आप कहाँ पर बल देंगे, बालक के उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर बल देंगे आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो सही उत्तर होगा आपका बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला क्वेश्चन है
यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? तो सही उत्तर होगा आपका कॉल्विन ने दी है। ये कॉल्विन की परिभाषा है कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो अपने वातावरण से क्या कर रहा है, सामंजस्य कर रहा है, तो वो सीख सकता है। तो ये क्या होगा, ये किसने दिया परिभाषा? कॉल्विन ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारा। क्वेश्चन है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? तो ये सही उत्तर देख लेते हैं हम। क्या है हमारा? सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की क्या होती है? मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। प्रथम समान मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो ये बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यही है कि हर व्यक्ति में क्या होता है कि एक तरीके की बुद्धि नहीं होती है, हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके की बुद्धि होती है। चलिए अगला देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि स्कूल शिक्षा के लिए कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करेगा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा एनसीईआरटी। जो हमारा स्कूल शिक्षा के लिए है वो पाठ्यचर्या, वो एनसीईआरटी तैयार करेगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज़ादी के बाद प्रस्तुत की गई कौन से क्रम की शिक्षा नीति है? देखिए ये नया क्वेश्चन पूछ दिया है, तो सही उत्तर होगा आपका तीसरी शिक्षा नीति है। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीईआरटी 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ होता है, सही उत्तर होगा आपका पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि एक बच्चा मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो सही उत्तर होगा आपका विकासात्मक त्रुटि को कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। तो सही उत्तर होगा आपका लैंगिक पूर्वाग्रह। देखिए आपको हर शिफ्ट में लैंगिक पूर्वाग्रह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके शिफ्ट में भी लैंगिक पूर्वाग्रह से क्वेश्चन आ सकता है। तो लैंगिक पूर्वाग्रह से जितने भी प्रीवियस ईयर है आप लगा कर जाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। तो सही उत्तर होगा आपका व्यक्तिक भिन्नता से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका वह परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका निबंधात्मक प्रश्न। क्योंकि देखिए जो निबंधात्मक प्रश्न निबंध तरीके के होते हैं, अगर बच्चे को लिखने के लिए देंगे तो ये इन्हें रटने की प्रवृत्ति में बढ़ावा मिलता है, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा अधिक पेज के रहेंगे तो बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को रट कर जाएगा, वो समझेगा नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा कि वंचित समूह के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो सही उत्तर होगा आपका समावेशी शिक्षा। देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जहाँ पर किसी भी प्रकार का बालक हो, वो क्या है, सारे बालक एक साथ में पढ़े और एक ही छत के नीचे पढ़े, वही हमारा क्या है, समावेशी शिक्षा है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा आपका पठन विकार से संबंधित है। क्वेश्चन है कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है? तो आइए उत्तर देखते हैं किसका है। उत्तर है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। देखिए आपको हम बार बार बता दिए हैं कि जो डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कुछ लोग हमें कमेंट करते हैं कि मैम आप जो क्वेश्चन पढ़ाती हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन आया हुआ नहीं रहता है। हाँ, इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके शिफ्ट में आए हैं कि नहीं आए हैं ये कंफर्म नहीं रहता है। लेकिन हाँ, जैसे कि आपका पठन विकार है या समावेशी शिक्षा है, तो वहाँ पे अगर समावेशी शिक्षा से कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो मैं उस समावेशी शिक्षा से आपको एक क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड करती हूँ, ताकि ये समावेशी शिक्षा का जो टॉपिक है आप उसे दोहरा कर जाएं तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से कर लेंगे। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं कि ये तो आया ही नहीं था, आपने कैसे पढ़ा दिया। तो देखिए बच्चों को सारे क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं,
मैं जितने भी क्वेश्चन लाती हूँ उसमें से कुछ क्वेश्चन उन्हें याद रहते हैं और कुछ उन्हें टॉपिक याद रहते हैं। जो टॉपिक याद रहता है मैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी लाती हूँ, ताकि वो क्वेश्चन को आप उस टॉपिक को आप अच्छे से दोहरा कर जाए तो आपके शिफ्ट के लिए वो काम देगा। ठीक है, अब हूबहू क्वेश्चन नहीं मिल पाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मिल जाते हैं और एक दो क्वेश्चन जो है वो नहीं मिल पाते हैं, लेकिन उनके जो टॉपिक मिलते हैं मैं उन टॉपिक को ऐसे दोहरा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे बाकी लोगों का क्या है, लोग निगेटिव कमेंट करते रहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला है कि किंडरगार्टन प्रणाली के तहत बच्चों को किस प्रकार से सिखाने पर बल दिया जाता है। तो सही उत्तर होगा खेल के माध्यम से दिया जाता है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो सही उत्तर होगा एक उत्प्रेरक के रूप में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो सही उत्तर होगा आपका साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी। अब आइए देखिए पर्यावरण से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन। तो आइए सही उत्तर देख लेते हैं। क्या होगा, सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। ठीक है, यह कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि जिसमें माँ हो, पिता हो और 2 बच्चे हो तो एक आदर्श परिवार होता है वहां पर। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन है कि किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है। तो सही उत्तर होगा आपका 5 से 7 वर्ष। जो 5 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जिज्ञासा तो बहुत ज़्यादा रखते हैं लेकिन उन अवधारणाओं को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते हैं, कहे तो वो समझने में असमर्थ रहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। तो आइए देखते हैं क्या होगा सही उत्तर। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। देखिए आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन बहुत टफ आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा कर जाइए, आपको वहीं से क्वेश्चन आएंगे। बहुत टफ क्वेश्चन में देखिए आपको 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इतने ही टफ आते हैं वो, और वो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं रहते हैं, वो सिलेबस से ही रहते हैं, बस चीज़ों को आप माइन्यूट पढ़ कर नहीं जाते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्या हमारा क्वेश्चन है कि ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। तो सही उत्तर होगा आपका विद्यार्थी से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है, ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। तो आइए उत्तर देखते हैं। क्या होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा आपका शिक्षार्थी को पर्यावरण को साफ कर साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा के उच्च वर्ग में शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। तो सही उत्तर होगा आपका गहन जांच, परख और कल्पना परक प्रश्न पूछना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन है कि मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्व को समझ सके। तो आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा हमारा। सही उत्तर होगा समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्रित करना और उन्हें अपने नोटबुक में चिपकाना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आप अपने कक्षा कक्ष में ही डेंगू की महामारी के विषय पर छात्रों के द्वारा एक परियोजना कार्य कराना चाहते हैं, इस हेतु आप। तो आइए सही उत्तर देखते हैं। क्या होगा हमारा छात्रों को कुछ समूह में बात कर सभी को इस विषय पर वॉलपेपर तैयार करने को कहेंगे। देखिए छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप समूह में पढ़ाएंगे तो वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और ग्रुप आपका आता है एक ग्रुप डिस्कशन, बच्चे जितना ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन करेंगे वो इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख सकेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन है कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो सही उत्तर होगा आपका मौखिक प्रश्न। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन है कि कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय
अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक को सही उत्तर होगा आपका पोषक तत्व से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, तो सही उत्तर होगा आपका स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों की सामान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। तो ये सामान नहीं रहेगा, समान रहेगा, क्योंकि एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, मतलब उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो औसत से कम है, और अन्य विद्यार्थी के सामान उन्हें लाने के लिए, और जो अन्य विद्यार्थी हैं वो पढ़ने में सही हैं, तो उनके बराबर लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी, ये पूछा गया है। आप ऐसी कौन सी रचना लगाएंगे जो उनके लिए प्रभावी होगी। तो ये सही उत्तर देखते हैं क्या है। उत्तर है कि उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन है कि चांगपा जनजाति कहाँ रहती है, तो सही उत्तर देख लेते हैं कहाँ है। उत्तर ठंडे रेगिस्तान में भारत के लद्दाख के चांगथंग इलाके में बसते हैं। क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो सही उत्तर होगा आपका बरगद है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, बरली नामक स्थान किस राज्य में है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में है बरली आपका। क्वेश्चन है कि नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, यह क्या कहलाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पोचमपल्ली और कलमकारी कहलाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। चिराओ नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए यहाँ पे ये जो चिराओ नृत्य है ये मिजोरम से संबंधित है। यहाँ पे कल मैंने आपको एक पढ़ाया था छौ नृत्य, ठीक है, छौ करके था नृत्य था वो आपका, जो भी डांस होता है, जो छौ नृत्य था आपका। तो ये पूछा था कि मैं गलती से वहाँ पे मिजोरम आपको बता दी थी, तो ये मिजोरम नहीं रहेगा, ये आपका पश्चिम बंगाल का नृत्य है, ठीक है। पश्चिम बंगाल हुआ, झारखंड हुआ और उड़ीसा हुआ, यह यहाँ के राज्य में ये पाए जाते हैं। ये जो नृत्य होता है उस वहाँ पर होते हैं, और जो आपका ये मिजोरम में होता है, मिजोरम में आपका चिराओ नृत्य होता है। तो आप कल के वीडियो का वो थोड़ा बना लीजिएगा आप सभी, अगर आज देख रहे हो तो आप सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। संजू यात्रा पर गई थी, लौटकर उसने अपनी कक्षा में यह बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करके आई है। वह कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करके आई है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका वाराणसी से कन्याकुमारी तक का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, परंतु सबसे ज्यादा दूरी विवेक एक्सप्रेस तय करती है। विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है, जिसका आकार 4-5 फीट चौड़ा होता है। यह अपने घोंसले का उपयोग कई सालों तक करता रहता है, तो सही उत्तर होगा आपका चील। इसका जो घोंसला होता है वो पेड़ के सबसे ऊपरी टहनी पर होता है, और ये 4-5 साल तक उन घोंसले का जो निर्माण ये करता है, इसका जो घोंसला होता है वो 4-5 साल तक चलता है। और इसके घोंसले की जो साइज होती है वो बहुत बड़ी ही होती है। ये अक्सर जो सूखे हुए डाल होते हैं या सूखे हुए ऐसे पेड़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर घोंसले को बनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है, उन्हें सही उत्तर होगा कीड़ों को दूर रखने के लिए। हम कीड़ों को दूर रखने के लिए क्या करते हैं, गाय के गोबर से झोपड़ी और दीवारों की क्या करते हैं, लिपाई करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर मिट्टी का तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मिट्टी तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि तरुण भारत संघ नामक क्वेश्चन है कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। क्वेश्चन है हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें
इनसे खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो कहाँ पर है ये हमारा? केरल में होगा। जो केरल में है, केरल में नारियल के पेड़ सबसे अधिक पाए जाते हैं। और वहाँ पे जो क्या करते हैं वहाँ टेपियोका, टेपियोका और नारियल के लोग अपने घर में क्या करते हैं? उगाते हैं। आइए अगला देखते हैं। टेपियोका एक तरीके की बनाया जाता है, कोई डिश है खाने के लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है? तो सही उत्तर होगा 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, 15 सेकेंड तक या 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म करके। जो उसका पाश्चुरीकरण होता है इतने इतने टाइम पर क्या करता है? उसको गर्म करके किया जाता है। क्वेश्चन है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो सही उत्तर होगा आपका स्लॉथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर रहता है, ठीक है। ये 40 वर्ष जीता है तो अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर रहता है। एक पेड़ पे वह लगभग 5 साल तक रहता है। हफ्ते में एक बार ये सिर्फ उतरता है पेड़ से, सिर्फ मतलब कि सिर्फ हफ्ते में एक बार उतरता है पेड़ों से। और एक पेड़ क्या करता है कि ये पूरी अपनी लाइफ में 8 पेड़ों पर रहता है और एक पेड़ पर ये लगभग 5 साल तक रहता है और उन्हीं की पत्तियों को खाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निफेंथिस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़ों, मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। तो सही उत्तर होगा आपका, यह पौधा कहाँ पाया जाता है? आपके मेघालय में पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। किस प्रदेश में पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा आपका मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन मिड डे मील के विषय में सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका यह वर्ष 2004 में पूरे भारत में लागू की गई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि एक किसान दाने को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से वह किया जा सकता है वह कहलाती है। सही उत्तर होगा आपका निष्पावन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। तो सही उत्तर होगा आपका 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो सही उत्तर होगा यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर होगा आपका कि जो बंगाल की खाड़ी है उसके निकटवर्ती राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनाली में घर कैसे होते हैं? तो सही उत्तर होगा आपका लकड़ी एवं पत्थर के होते हैं। तो देखिए इसके पहले हमने आपको मनाली, असम, ठीक है, इन राजस्थान हुआ, असम हुआ, मनाली हुआ, इन सारे जो घर हैं उनमें से आप सारे घर को याद करके जाइएगा। हो सकता है कि आपके शिप में पूछ दिया जाए कि असम में कैसे घर पाए जाते हैं, तो बांस पर बने हुए घर पाए जाते हैं। और उसके बाद पूछ सकता है आपको कि मनाली में कैसे पाए जाते हैं, राजस्थान में कैसे घर पाए जाते हैं। तो राजस्थान में जो आपके घर पाए जाते हैं वो मिट्टी के होते हैं और उस पर कटीली झाड़ियों की जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं उनके छप्पर बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। आइए देखते हैं कि गणित में कैसे क्वेश्चन आए थे। छोटी बड़ी संख्या से संबंधित प्रश्न आए थे। क्वेश्चन है अगला, देखिए क्या है अगला है कि स्थानीय मान से संबंधित प्रश्न आए थे आपके। देखिए यहाँ पर क्या है, स्थानीय मान से संबंधित प्रश्न है, आपको आए हुए थे, ये गणित का है। और तीसरा है प्रतिलोम से संबंधित प्रश्न आए थे। चौथा है समबाहु त्रिभुज से संबंधित प्रश्न आए थे आपके। आय से संबंधित प्रश्न आए थे। परिमाप से संबंधित प्रश्न आए थे। गुणनखंड से संबंधित प्रश्न आए हुए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। आपके क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न आए थे। भाज्य और अभाज्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। एलसीएम और एचसीएफ ये आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आपको देखिए यहाँ पर भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया था। वेन हिले से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे।
आइए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। देखिए एनसीएफ और एनईपी से हमेशा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एनसीएफ से आपको पूछे गए थे 2005 से, एनईपी से पूछे गए थे आपको 2020 से। तो देखिए एनसीएफ और एनईपी इन आपको ये सारे सब्जेक्ट में पूछे जा रहे हैं। आप इन्हें ज़रूर एक बार पढ़ कर जाइएगा अपने शिफ्ट के लिए। और हिंदी से भी कुछ देखिए क्वेश्चन है। हिंदी से आपके गद्यांश से क्वेश्चन आए हुए थे, शाब्दिक शब्द से प्रत्यय ई का आए थे, आपके संधि से संबंधित प्रश्न आए थे, डिसलेक्सिया से संबंधित प्रश्न आए थे, ग्राफ से संबंधित प्रश्न आए थे, बहुभाषिकता से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। अगला देखते हैं क्या हमारा, संप्रेषण से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, एनईपी 2020 से प्रश्न पूछे गए थे, वाचन और पठन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, भाषा और कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं अंग्रेजी से क्या क्या पूछा गया था। अंग्रेजी में देखिए क्या पूछा गया था आपका, पैसेज प्लस पोएम, आपको ये आते ही हैं। और दूसरा देख लीजिए पैसेज और पोएम में आपको जैसे कि हो सकता है यहाँ पर देखिए मुझे क्लियर पता नहीं है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी शायद पूछे गए थे, क्योंकि आपके हमेशा आते ही हैं, पूछे ही जाते हैं। और स्टीफन क्रेशन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे आपके इंग्लिश में, वाइगोस्की से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। और अगला देख लेते हैं क्या है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही प्रश्न है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसमें हम देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए और सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ आप तक नोटिफिकेशन जाए। और वीडियो को शेयर भी किया करिए अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल पाए। तो चलिए सभी को थैंक यू, आप सभी को।